तो मेरे पास सारे इंडियन एथलीट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप एथलीट कब हो, आई थिंक इसके दो कैटेगरीज है। सबसे पहले, अगर आप प्रोफेशनली इंडिया के लिए ओलंपिक्स खेलते हो या किसी भी स्पोर्ट में नेशनल या स्टेट लेवल के टीम में हो तो आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो। या अगर आपका फाइनेंस पूरी तरीके से आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है तो आप एक एथलीट हो। पर ये मैसेज सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं है, ये मैसेज ऐसे लोगों के लिए भी है जिनकी हॉबी फिजिकल एक्टिविटी करना है। तो अगर आप मजे के लिए रिक्रिएशनली मैराथन्स भागते हो या आपको जिम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इवन दो अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्कर या स्टूडेंट हो, तो ये मैसेज आप सबके लिए है। इस पूरे फेज ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि फिजिकल हॉबी होने के साथ साथ एक मेंटल हॉबी होना उतना ही जरूरी नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। और मैं ये मैसेज आप लोगों से अभी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट्स टाइम टू फाइंड दैट मेंटल हॉबी बिफोर इट्स टू लेट। अगर आप अभी हेल्दी हो और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो तो अभी ही ढूंढो कि ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपके फिजिकल बॉडी से इररिलेवेंट है। अब इसे ढूंढने के दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले, आप खुद के अंदर जाके अपने पास्ट में या अपने चाइल्डहुड में जाके इस पर्टिकुलर हॉबी को ढूंढ निकाल सकते हो। हम में से बहुत सारे लोग बचपन में स्केचिंग करते थे, पेंटिंग करते थे या हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत पसंद था। तो अगर आप बचपन में ऐसी चीज करते थे एंड व्हाइल ग्रोइंग अप, स्कूल की वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से हो सकता है, टाइम ना मिलने की वजह से हो सकता है, ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से अगर आप इस हॉबी से डिस्कनेक्ट हो गए हो तो आई एम अर्जिंग यू कि उसे वापस चालू करो। पर ऐसे केस में जब आपके पास बचपन में कोई हॉबी नहीं थी या ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आप करते थे, तो आई वुड से आप खुद के साथ बैठो और सोचो कि सारे नॉन फिजिकल हॉबीज में से ऐसी कौन सी हॉबी या ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं सीखना पसंद करूंगा। ये क्वेश्चन खुद को ऑनेस्टली पूछो और ढूंढ निकालो। मे बी आपके लिए गिटार हो सकता है, मे बी आपके लिए स्पीड क्यूबिंग हो सकता है। वो जो भी चीज है उसे आज से अपने रूटीन में अप्लाई करना स्टार्ट करो। और टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर बात आई तो इतना टाइम नहीं लगता। आप हर दिन अगर अपने हॉबी को 15 से 20 मिनट दोगे तो वो भी काफी है। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दिल से एक एथलीट हो तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव समथिंग फॉर व्हेन यू कांट फिजिकली परफॉर्म। और जब वो बुरी फेज आती है देन आई बिलीव इट्स टू लेट। ये इन अ वे उस इंजरी वाले फेज के लिए या उस बुरे फेज के लिए प्रेपरेशन है और मेंटल हॉबी होने की वजह से वो फेज आपके लिए थोड़ी सी आसान जाएगी। सबसे पहले, इसके पहले मैंने जो YouTube वीडियो अपलोड किया था, एक बार उस वीडियो पे जाओ, उस वीडियो के एंड में जाओ। जब मैंने आउट्रो लिया था, वो आउट्रो लेने के 30 सेकंड बाद कल क्या हुआ पता है? मैंने कैमरा यहाँ पे रख दिया। आजकल मच्छर बहुत आते हैं, इसीलिए मैंने मस्कीटो रिपेलेंट मारा और मैं ऐसे लाइट बंद करने के लिए, ठीक है, ये लाइट चालू था, लाइट बंद करने के लिए मैं ऐसे आने लगा। उस मस्कीटो रिपेलेंट की वजह से जमीन के ऊपर उस रिपेलेंट का लिक्विड फैला हुआ था जो मुझे दिखा नहीं। मैं स्लिप हुआ और पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये जो शार्प एज है धाड़ करके जोर से लगा। मैं जमीन पे गिर गया और मैं हंसने लगा क्योंकि जब मैंने अपना पिंकी फिंगर टच किया, नो सेंसेशन। वो धीरे धीरे स्वेल अप होते होते बड़ा होता गया, लाल होते गया। मैं जमीन पे बैठ के हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि अगर मुझे ये उंगली फील नहीं हो रही है और दुख रहा है और स्वेलिंग हो रही है, क्या ये फ्रैक्चर्ड है? और मैं हंसने इसीलिए लगा क्योंकि मेरे पास और कोई रिएक्शन नहीं थी। अभी 8 महीने हम एक चीज से रिकवर करके वापस आ रहे हैं और ये इतने फालतू रीजन की वजह से क्या हो गया? तो मैं अपने मम्मी के पास गया और मैंने उनको हंसते हंसते बोला, उंगली देखो। उन्होंने ऐसे देखा, अरे बाप रे, आइस पैक लगावा लगे। फिर हमने 15 मिनट आइस पैक लगाया। और फनी चीज ये है कि मेरी रात की गोली जो न्यूरोलॉजिस्ट ने दी है वो अभी भी चल रही है। तो उस गोली की वजह से एक तो पेन का सेंसेशन कुछ आता नहीं है, उसके ऊपर से क्या हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए आज सुबह तक सस्पेंस। तो मैं आज सुबह उठा, बहुत दुख रहा है, थोड़ा लाल हो गया है, स्वेल अप हो गया है, पर मैं सेंस कर सकता हूँ और अपनी उंगली हिला सकता हूँ, इसीलिए फ्रैक्चर नहीं है। पर इन द मोमेंट मैं इतना हंसा कि आज सुबह मेरी मम्मी उसके ऊपर हंसी कि तू इतना क्यों हंस रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो मेनी थिंग्स नॉट इन आवर कंट्रोल। क्या रीजन है यार ये? मुझे आप सबको एक बहुत ही बढ़िया स्लीप रिलेटेड टिप देनी है। मैंने पिछले साल आपको एक टिप दी थी जो मैं आज तक अप्लाई कर रहा हूँ। स्लीप टिप देने के पहले मैं आपको अपनी स्लीप हिस्ट्री थोड़ी बहुत बता देता हूँ। 10th ग्रेड खत्म होने के बाद जब मैं कॉलेज में था तब मुझे बहुत बुरा इंसोम्निया था। जब मैं आपको बहुत बुरा कह रहा हूँ तो ये इतना बुरा होता था कि एक ओवर एक्टिव माइंड होने की वजह से मैं लगातार 2-3 दिन सो नहीं पाता था। और उसकी वजह से सोचो कि अगर आप
एक रात भी ठीक से सोते नहीं हो तो अगले दिन कितनी चिड़चिड़ होती है, कितने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसे लगातार बहुत दिन जाते थे। मैं अलग अलग थेरेपिस्ट के पास गया था, डॉक्टर्स के पास गया था और इवेंचुअली वो प्रॉब्लम कुछ सालों के बाद ठीक हो गया, पर वो पूरी तरीके से चला नहीं गया। वो प्रॉब्लम काइंड ऑफ ठीक होने के बाद स्लीप मेरे लिए फेजेस में आती थी। तो 2 हफ्ते होते थे जब मैं इंस्टेंटली सो पाता था, पर उसके बाद 2 हफ्ते होते थे जब मुझे सोने के लिए मे बी 1 से 2 घंटे लगते थे। मैंने अलग अलग चीजें की, मेडिटेशन ट्राई किया, सोने के पहले स्ट्रेचिंग ट्राई किया, पर थिंग्स रियली चेंज लास्ट ईयर जब मैंने जनवरी में आप लोगों के साथ वो स्लीप टिप शेयर की। स्लीप टिप ये थी कि जब आप सोने के लिए जाते हो तो अपने आप को 30 सेकंड या 60 सेकंड का टाइम दो और एक पोजीशन फिक्स करो। उसके बाद आपको खुद के साथ रूल बनाना है कि मैं उस पोजीशन से हिलने नहीं वाला, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल लगे, चाहे मुझे कितना भी हिलने का मन करे, मैं हिलूंगा ही नहीं। और उस स्टेट में व्हेन यू आर फोर्स्ड टू स्टे इन वन पोजीशन, तब रेस्टलेसनेस चला जाता है और आप आराम से सो पाते हो। अब एडिंग ऑन टू दैट टिप, मैंने एक मेंटल ट्रिक नोटिस किया जो मैं पिछले 2 महीनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और 2 महीनों के लिए मैं ऑन एवरेज सोने के लिए 1 से 2 मिनट लगाता हूँ। अब ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक फिजिकल थी, ये ट्रिक मेंटल है। ट्रिक काफी आसान है, मैंने ये शायद रेडिट पे पढ़ी थी। एक बहुत ही सिंपल कोट है जिसका असर बहुत पावरफुल है एंड इट हैज रियली स्टक विद मी। कोट ये है, टू फॉल asleep You must first pretend to be asleep। वापस बोलता हूँ, to fall asleep You must first pretend to be asleep। तो आपको क्या करना है? सोने की एक्टिंग करनी है और आप यकीन नहीं करोगे 2 महीनों के लिए, 60 दिनों के लिए दिस हैज वर्कड फॉर मी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप स्लीप से बहुत स्ट्रगल करते हो, ये ट्राई करो, आज रात ही ट्राई करो। और जब आप इन दोनों टिप्स को कंबाइन करोगे, आप इंस्टेंटली सो जाओगे। क्योंकि लेटने के बाद क्या होता है, इवन दो हम फिजिकली स्टेडी होते हैं और स्टेबल होते हैं, ये जो है हमारा मन हमें सोने नहीं देता। पर जब आप खुद को बोलते हो कि भाई मुझे सिर्फ सोने की एक्टिंग करनी है, आई हैव टू प्रिटेंड टू बी अस्लीप, जादू हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी का रिकवरी सीरीज के चौथे यूट्यूब वीडियो में। पहला वीडियो शूट करने के बाद अवधूत ने मुझे गाड़ी में एक क्वेश्चन पूछा था, सारे ट्रेनिंग डेज में से मैं कौन से मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ। उस दिन पे मेरे पास आई डोंट थिंक कोई आंसर था। मैंने शायद अवधूत को बोला था कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। पर 10 दिन होने के बाद मेरे पास एक आंसर है और वो है बैक। इसके पीछे 2 मेन रीजंस है। सारे मसल ग्रुप्स में से नेक और ट्रैप से सबसे क्लोजली कनेक्टेड मसल ग्रुप बैक ही है, इसीलिए मैंने मई महीने से बैक की ट्रेनिंग ठीक से नहीं किया। तो सारे मसल ग्रुप्स को अगर देखा तो बैक एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसे मैं ठीक से ट्रेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बाकी मसल ग्रुप्स के कंपैरिजन में उसका अप्रिसिएशन डबल है। एंड सेकेंडली, बैक ट्रेन करते वक्त केबल रोज हुआ या लैट पुल डाउन हुआ तो एक अलग ही टाइप का मजा आता है। जब हम सब बिगिनर होते हैं तो हम सब का बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही वीक होता है। बाइसेप्स के कंपैरिजन में या चेस्ट की कंपैरिजन में हम ऑलमोस्ट पहले दिन से वो मसल ग्रुप्स फील कर पाते हैं, पर बैक के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत बाद में डेवलप होता है। इसीलिए जब वो कनेक्शन आया तब से बैक ट्रेनिंग में एक अलग ही मजा है। आज बैक डे है, जाके केबल रोज के साथ आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। वाओ, गुड reps only। Not done yet। क्लास, ये अब तक का सारे रिकवरी कमबैक वर्कआउट्स में से बेस्ट सेट था। पता नहीं, कुछ तो अलग है, मजा आ रहा है। कंट्रोल एक नंबर था, लोड्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये अब स्टैक के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे पहुंच गया है। वेरी एक्साइटेड। क्लास,
क्लास। नॉट डन येट। एक और पार्शल। ब्यूटी ब्रो, लवली। तो सारे मर्दों के वार्डरोब्स में एक ऐसा टी शर्ट होता है जो सबका फेवरेट टी शर्ट होता है। ये इतना परफेक्टली क्राफ्टेड टी शर्ट होता है कि हम ना बहुत बड़े दिखते हैं ना बहुत छोटे दिखते हैं। मर्दों को जिन मसल ग्रुप्स से सबसे ज्यादा प्यार होता है, चेस्ट, वाइड शोल्डर्स, अच्छे आर्म्स, ये पर्टिकुलर टी शर्ट ये सारे रिक्वायरमेंट्स टिक करता है। और इस टी शर्ट को बनाने के लिए और ढूंढने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं। आप सबको पता है कुछ टी शर्ट्स ऐसे होते हैं जो चेस्ट और शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर स्लीव की जो लेंथ होती है वो एक बहुत ऑकवर्ड लेंथ पे आती है, जिसकी वजह से आर्म्स बहुत खराब दिखते हैं। फिर आप सोचते हो कि यार इससे अच्छा तो ओवर साइज टी शर्ट ही अच्छा होता, जिससे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पूरी तरीके से हिडन हो। मेरे लिए ये वो टी शर्ट है। ये जो टी शर्ट है ये मैंने शायद साल 2021 में लिया था, और ये टी शर्ट मैं हर रोज जब बेड रिडन था इसके ओर देखता था और मैं मैनिफेस्ट और विजुअलाइज करता था कि मैं जल्दी ही जब जिम में वापस आऊंगा तो ये टी शर्ट वापस पहनूंगा। आर्म्स लिया, लेग्स लिया, चेस्ट लिया, 4 डे स्प्लिट के कौन से भी दिन के लिए ये टी शर्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है। और इस टी शर्ट को ना पहन पाना ये मेरे लिए एक बहुत पेनफुल चीज थी। अब कीप इन माइंड कि मैं जिन टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ ये जिम टी शर्ट्स है। मैं बाहर लंच या डिनर के लिए ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाने वाला, क्योंकि फिर वो बहुत ओवरली ह्यूज दिखता है और फिर आप क्लब के बाहर जो बाउंसर्स होते हैं उनकी तरह दिखने लगते हो। इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली जिम टी शर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपका ऐसा टी शर्ट है जो आपने सालों के ट्रायल एंड एरर के बाद नोटिस किया है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, क्योंकि मैं अपना वार्डरोब, जिम टी शर्ट्स का वार्डरोब थोड़ा बहुत एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसके अलावा एक और ऐसा टी शर्ट ढूंढ रहा हूँ जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकता हूँ। Not done yet. Last set. Best set. Let's go home. मेरा अल्टीमेट गोल यह है कि मुझे इस जिम के इस शीशे में अच्छा दिखना है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। यहाँ से विंडो से लाइट आ रही है, ऊपर 5 जगहों से लाइट आ रही है, इसीलिए यहाँ पर अच्छा दिखना ये एंड गोल है। तो एक दिन अगले महीने में मार्च महीना आई थिंक 75% फिजिक वापस आ जाएगी। पर तब तक के लिए ये वीडियोस बनाने के लिए और रील्स बनाने के लिए मुझे लाइटिंग पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वरना व्यूज नहीं आएंगे। Bros being too real for YouTube. इतना सच नहीं बोलना था भाई। ऑन सेकंड थॉट्स मैं व्यूज के लिए इतना केयर नहीं करता। अगर 10 व्यूज भी आते तो भी मैं YouTube वीडियोस बना रहा होता, क्योंकि वीडियोस बनाना मेरे लिए एक बहुत क्रिएटिव और स्पेशल चीज़ है और मुझे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करना बहुत पसंद है। यही रीज़न था कि मैंने 17 साल की उम्र में एक YouTube चैनल स्टार्ट किया था। तब फिजिक नहीं थी, बस जर्नी डॉक्यूमेंट करने की पैशन थी। नॉट बैड यार, नॉट बैड, आ जाएगा। अवधूत का डेंजर मैं बहुत मिस करता हूँ। जब आएगी फिजिक वापस तब हम इवॉल्व जाएंगे और उस सेम स्पॉट में अगेंस्ट द लाइट एक मस्त क्लिप निकालेंगे। फिर अवधूत डेंजर फर्स्ट टाइम बोलेगा। अभी के लिए नहीं, से बहुत ऑनेस्ट बंदा है। डन है ब्रो, आजुम का बैच है। तो देवराज की CFA एग्जाम कल है, कैसा लग रहा है? प्रीटी गुड। मॉक्स अच्छे गए, आज सिर्फ रिवीजन करेंगे, देन वी डन। ये तेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है? प्रोबेबली, एटलीस्ट फॉर नाउ। आई थिंक कैट लास्ट ईयर वो सबसे इम्पोर्टेंट था, बट देन एज ऑफ राइट नाउ आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत महंगा एग्ज़ाम है एंड मेरा बैंक अकाउंट बहुत खाली हो गया है इसकी वजह से, सो आई कांट अफोर्ड टू गिव इट अगेन।